नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अहम व्यक्तित्व पर बात करने जा रही हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उनका जिक्र तो खैर होता ही रहता है और उनका जीवन, उनका करियर भारतीय लोकतंत्र के कई उतार चढ़ावों का गवाह रहा है। निश्चित रूप से। और हमारे पास ये atal.pdf दस्तावेज है जिससे हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। उनके ग्वालियर में जन्म से लेके 3 बार प्रधानमंत्री बनने तक का जो पूरा सफर है, हाँ, उनकी राजनीतिक यात्रा की जो मुख्य घटनाएं रहीं, हाँ, चुनौतियां आईं और उनकी विरासत क्या है, हाँ। इस सब पर यह दस्तावेज रोशनी डालता है। तो मतलब इन स्रोतों में हम देख सकते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में, शिक्षा, फिर आरएसएस से उनका जुड़ाव और उसके बाद भारतीय जनसंघ और फिर बीजेपी, उसके बनने में उनकी जो केंद्रीय भूमिका थी, उसका पूरा विवरण है। बिल्कुल। और साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल की वो घटनाएं जिन्होंने देश की दिशा बदल दी, कह सकते हैं। जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण। हाँ, पोखरण तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध और उसी के पहले वो लाहौर शांति पहल भी थी। हाँ, वो बस यात्रा। हाँ, फिर संसद पर आतंकी हमला हुआ, 2002 के गुजरात दंगे, ये सब इसमें शामिल हैं। और हाँ, उन्हें जो पुरस्कार और सम्मान मिले, उनकी भी सूची है। तो आज हमारा इरादा इन स्रोतों के जरिए सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उन फैसलों के पीछे की सोच क्या थी, उनकी लीडरशिप स्टाइल कैसी थी और भारतीय राजनीति पर उनका क्या असर रहा, उसको थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, बिल्कुल। एक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहाँ से? उनके शुरुआती दिनों से ही करें? हाँ, मुझे लगता है वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म, जैसा आपने कहा, 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वो तब ब्रिटिश भारत की एक रियासत हुआ करती थी। अच्छा। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल टीचर थे और कवि भी थे, और माँ कृष्णा देवी थीं। तो शुरुआती पढ़ाई तो ग्वालियर में ही हुई और फिर कानपुर गए, वहाँ डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए किया। तो क्या ये राजनीतिक रुझान बचपन से ही दिखने लगा था? मतलब शुरू से ही इस तरफ झुकाव था? हाँ, ऐसा लगता है, काफी कम उम्र में ही। जैसे ग्वालियर में वो आर्य समाज की जो युवा शाखा थी, आर्य कुम्हार सभा, उससे जुड़े। और फिर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, उसमें वो और उनके बड़े भाई प्रेम कुछ समय के लिए शामिल हुए थे और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। अच्छा। हाँ, हालांकि दस्तावेज ये बताते हैं कि उन्होंने बाद में ये साफ किया था कि वो उस समय सिर्फ भीड़ का हिस्सा थे, मतलब कोई सक्रिय विद्रोही के तौर पर नहीं। लेकिन हाँ, आरएसएस से उनका जुड़ाव 1939 में ही हो गया था और 1947 तक तो वो प्रचारक बन गए थे। प्रचारक मतलब? फुल टाइम वर्कर। हाँ। संगठन के लिए पूर्णकालिक समर्पित कार्यकर्ता। अच्छा, तो प्रचारक बनने के बाद फिर पत्रकारिता में भी आए। राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, इन प्रकाशनों का जिक्र है। ये उनकी पब्लिक लाइफ की शुरुआत थी एक तरह से। सही कहा आपने। पत्रकारिता एक जरिया बनी उनके विचारों को सामने रखने का। लेकिन जो मुख्य राजनीतिक यात्रा है, वो शायद 1951 में शुरू हुई, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। हाँ। वाजपेयी जी उस समय मुखर्जी के काफी करीबी माने जाते थे और वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। तो ये उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह का लॉन्च पैड बना। और फिर 57 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। मैंने सुना है कि उनकी भाषण कला के तो जवाहरलाल नेहरू भी बहुत कायल थे। हाँ, ये बात तो काफी सुनी जाती है और सोर्सेज में भी इसका जिक्र आता है। 1957 में वो यूपी की बलरामपुर सीट से जीते और लोकसभा पहुंचे। और संसद में उनके भाषण, जिस तरह से वो तर्क रखते थे, भाषा पर जो पकड़ थी, हाँ, उसने उन्हें बहुत जल्दी एक अलग पहचान दिलाई। और ये कहा जाता है कि नेहरू ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और ये भी कहा कि ये व्यक्ति भविष्य में प्रधानमंत्री बनेगा। अरे वाह। हाँ, तो ये दिखाता है कि वाजपेयी जी की जो संसदीय क्षमता थी, उनकी वाक्पटुता थी, वो पार्टी लाइन से भी ऊपर उठकर थी। और एक युवा नेता के तौर पर ही उनकी जो असाधारण क्षमता थी, वो बहुत पहले पहचान ली गई थी। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस दौर पर जब देश में आपातकाल लगा, इमरजेंसी, और उसके बाद राजनीति ने क्या मोड़ लिया? बिल्कुल, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था भारतीय लोकतंत्र के लिए। 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई, हाँ, तो वाजपेयी जी को भी बाकी बहुत सारे विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। ये उनके राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ था। इसी ने शायद विपक्ष को एकजुट होने का एक मौका भी दिया। और इसी एकजुटता का नतीजा था जनता पार्टी। हाँ, बिल्कुल। इमरजेंसी हटने के बाद 77 के चुनावों से ठीक पहले जनसंघ समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई
और इस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। हाँ, और उस सरकार में वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने थे। जी हाँ, विदेश मंत्री का महत्वपूर्ण पद मिला उन्हें। और विदेश मंत्री के तौर पर उनका वो यूएन वाला भाषण हिंदी में, वो तो बहुत याद किया जाता है। निश्चित रूप से 1977 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित करना वो एक ऐतिहासिक पल था। हाँ, पहली बार हुआ था ऐसा। जी, वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय नेता थे। इससे ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी को एक सम्मान मिला, बल्कि भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको भी उन्होंने बहुत मजबूती से पेश किया। ये दिखाता है कि भाषा और संस्कृति से उनका कितना गहरा लगाव था। लेकिन ये जनता पार्टी का प्रयोग ये ज्यादा सफल नहीं रहा, है ना? शायद अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। सही कहा आपने। अंदरूनी कलह बहुत थी, लीडरशिप को लेकर टकराव थे, तो जनता पार्टी सरकार ज्यादा चल नहीं पाई और बिखर गई। और इसी पृष्ठभूमि में 1980 में वाजपेयी जी और उनके जो पुराने जनसंघ के साथी थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी, भैरों सिंह शेखावत, इन सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नींव रखी और वाजपेयी जी इसके पहले अध्यक्ष बने। तो बीजेपी की शुरुआत वो आसान नहीं रही होगी। फिर 84 के चुनावों का जिक्र आता है, प्रदर्शन तो काफी खराब था। बिल्कुल नहीं, शुरुआत बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। 1984 के जो लोकसभा चुनाव हुए वो इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद हुए थे, तो एक सहानुभूति की लहर थी कांग्रेस के पक्ष में। हाँ, जबरदस्त लहर थी वो। बिल्कुल। उसमें भाजपा सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, सिर्फ 2। ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इसके बाद पार्टी ने धीरे धीरे खासकर राम जन्मभूमि आंदोलन जैसे मुद्दों के जरिए अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया और वाजपेयी जी इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में रहे। और फिर आखिरकार वो दौर आया जब वे प्रधानमंत्री बने, 3 बार बने। लेकिन शुरुआत तो बड़ी नाटकी रही थी, पहली बार सिर्फ 13 दिन। हाँ, 1996 के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन ये सरकार चली सिर्फ 13 दिन, क्योंकि वो लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए जो जरूरी समर्थन चाहिए था वो नहीं जुटा पाए। तो एक तरह से ये उनकी आगे की गठबंधन राजनीति की प्रस्तावना जैसी थी। फिर 98 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने, इस बार एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता के तौर पर। ये कार्यकाल तो बहुत घटनापूर्ण रहा। बहुत ज्यादा। मतलब सरकार बनने के कुछ ही समय बाद मई 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए, पोखरण 2 जिन्हें कहा गया। हाँ, ऑपरेशन शक्ति। जी, इन परीक्षणों ने भारत को दुनिया के जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं उनकी कतार में ला खड़ा किया। हालांकि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। अमेरिका, जापान जैसे कई देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। हाँ, प्रतिबंध लगे थे। तो ये एक बहुत ही साहसिक लेकिन विवादास्पद कदम था, कह सकते हैं, जिसने भारत की सामरिक स्वायत्तता का प्रदर्शन किया। पोखरण परीक्षण और फिर उसके फौरन बाद लाहौर बस यात्रा, ये 2 बिल्कुल विपरीत दिखने वाले कदम, ये वाजपेयी जी की विदेश नीति की किस तरह की जटिलता दिखाते हैं। एक तरफ इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ शांति की पहल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और ये वाजपेयी जी की विदेश नीति के दोहरे दृष्टिकोण को दिखाता है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हितों को लेकर मजबूती, दृढ़ता, और दूसरी तरफ पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान के साथ शांति और बातचीत स्थापित करने की एक गहरी इच्छा। फरवरी 1999 में उनकी दिल्ली से लाहौर तक की जो बस यात्रा थी और नवाज शरीफ के साथ लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना, वो इसी शांति पहल का प्रतीक था। तो ये दिखाता है कि वो शक्ति संतुलन के साथ साथ कूटनीतिक बातचीत में भी यकीन रखते थे। लेकिन ये शांति की उम्मीदें ज्यादा टिक नहीं पाईं और इस कूटनीति के कुछ ही महीनों बाद रिश्तों में एक बहुत दुखद मोड़ आया, कारगिल। बिल्कुल। मई-जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार करके भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया था। हाँ। भारतीय सेना ने फिर ऑपरेशन विजय चलाया और बहुत भीषण लड़ाई हुई। उसके बाद अपनी जमीन वापस हासिल की। भारत को जीत तो मिली, लेकिन इसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, भारी कीमत चुकानी पड़ी। और इस युद्ध ने वो जो लाहौर पहल की उम्मीदें थीं उनको लगभग खत्म ही कर दिया। और इसी उथल पुथल के बीच उनकी सरकार भी गिर गई थी, सिर्फ 1 वोट से। ये तो भारतीय राजनीति का एक बहुत ही नाटकीय अध्याय लगता है। अप्रैल 1999 में तमिलनाडु की पार्टी थी AIADMK, जो उस समय एनडीए का हिस्सा थी। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अच्छा। और लोकसभा में विश्वास मत हुआ। उसमें वाजपेयी सरकार सिर्फ 1 वोट से हार गई। ये भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे करीबी विश्वास मतों में से एक माना जाता है और इसने उस समय की राजनीतिक अस्थिरता को भी दिखाया। लेकिन फिर 1999 के चुनावों में एनडीए पहले से ज्यादा बहुमत से लौटा और वाजपेयी जी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये कार्यकाल कैसा रहा? ये कार्यकाल भी चुनौतियों और उपलब्धियों का मिला-जुला रूप था। एक बड़ी घटना हुई दिसंबर 1999 में। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 का अपहरण। हाँ, कंधार कांड। जी, जिसे हाईजैक करके कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया। हफ्ते भर ये संकट चला और आखिर में यात्रियों की रिहाई के बदले भारत सरकार को मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इस पर काफी विवाद हुआ था बाद में। हाँ, इस फैसले के बाद में बहुत आलोचना हुई कि सरकार आतंकवाद के आगे झुक गई। हालांकि सरकार का तर्क ये था कि यात्रियों की जान बचाना उनकी पहली प्राथमिकता थी। और फिर 2001 में संसद पर हमला। ये तो देश के लोकतंत्र पर सीधा हमला था। निश्चित रूप से 13 दिसंबर 2001 पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट थे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। उनके आतंकवादियों ने भारतीय संसद परिसर पर हमला कर दिया। बहुत भयावह था वो। हाँ, सुरक्षा बलों बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, 5 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इस हमले में हमारे कई सुरक्षाकर्मी और एक माली भी शहीद हुए। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था। इसके बाद ही वो ऑपरेशन पराक्रम हुआ था ना? सीमा पर बहुत ज्यादा सैन्य जमावड़ा, तनाव काफी बढ़ गया था। हाँ, संसद हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। इसे ही ऑपरेशन पराक्रम कहा गया और यह सैन्य गतिरोध करीब 1 साल तक चला था। आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए वाजपेयी सरकार ने पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा जैसा एक कड़ा आतंकवादी विरोधी कानून भी लागू किया था। हालांकि उसके दुरुपयोग की आशंकाओं को लेकर भी सवाल उठे थे उस पर। इसी कार्यकाल में 2002 के गुजरात दंगे भी हुए, जो गोधरा कांड के बाद भड़के थे। ये वाजपेयी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और आलोचना का कारण भी बना था। बिल्कुल। फरवरी-मार्च 2002 में गुजरात में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, वो एक बेहद दुखद घटना थी। गोधरा में ट्रेन जलाए जाने के बाद ये हिंसा भड़की और इसमें हजारों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के थे। इन दंगों को कंट्रोल करने में जो तत्कालीन राज्य सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने खुद गुजरात का दौरा किया था और अहमदाबाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। हाँ, वो राजधर्म वाला बयान बहुत चर्चित हुआ था। बहुत चर्चित हुआ था। उनके इस बयान और पूरी स्थिति से जिस तरह केंद्र सरकार निपटी, उसको लेकर सरकार की आलोचना भी हुई और ये आज भी उनकी विरासत के मूल्यांकन का एक जटिल पहलू है। इन बड़ी चुनौतियों के बीच क्या कुछ सकारात्मक पहले भी हुई इस कार्यकाल में? हाँ, कई महत्वपूर्ण काम भी हुए। जैसे आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रही। देश के जो बड़े महानगर हैं, उनको जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे परियोजना की शुरुआत हुई। हाँ, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बहुत बड़ा। जिसने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाई। शिक्षा के क्षेत्र में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। तो ये उनकी सरकार की कुछ दूरगामी सोच वाली पहलें गिनी जाती हैं। लेकिन 2004 के चुनावों में वो इंडिया शाइनिंग का नारा काम नहीं आया और एनडीए हार गया। हाँ, ये नतीजा काफी लोगों के लिए अप्रत्याशित था। इंडिया शाइनिंग कैंपेन के बावजूद एनडीए को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाई। चलिए, अब उनके राजनीतिक जीवन से थोड़ा हटकर उनके व्यक्तिगत पहलुओं पर बात करते हैं। वे आजीवन अविवाहित रहे, लेकिन उनका एक परिवार था। सही कहा। उन्होंने राजकुमारी कौल और प्रोफेसर BN कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को अपनी दत्तक पुत्री माना था और उन्हीं के परिवार के साथ वो दिल्ली में रहते थे। ये उनके जीवन का एक कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है, तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, वो एक बहुत संवेदनशील कवि थे और उनकी कविताएं काफी लोकप्रिय हुईं, जैसे मेरी 51 कविताएं या फिर इमरजेंसी के दौरान जेल में लिखी कैदी कवि राय की कुंडलियां। हाँ, इन संग्रहों में उनकी राष्ट्रभक्ति है, जीवन का दर्शन है, मानवीय संवेदनाएं हैं, वो सब झलकता है। उनकी कविताएं उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को एक अलग, एक मानवीय आयाम देती हैं। 2005 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था और फिर धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। हाँ, 2009 में उन्हें एक स्ट्रोक आया था, जिसके बाद वो बोलने और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने में ज्यादा समर्थ नहीं रह गए थे। डिमेंशिया और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से वो जूझ रहे थे। और फिर 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जी हाँ, लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
इससे पहले 1992 में पद्म विभूषण भी मिला था। अच्छा। और एक और बात, बांग्लादेश ने भी 1971 के मुक्ति संग्राम में उनके योगदान के लिए 2015 में उन्हें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा था। तो ये सम्मान उनके कद और उनके योगदान को दर्शाते हैं। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें, वाजपेयी जी की विरासत का अगर मूल्यांकन करें, तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? उन्हें किस लिए याद किया जाएगा? देखिए, वाजपेयी जी को अक्सर कई चीजों के लिए याद किया जाता है। पहली बात तो ये कि वो गठबंधन युग के एक प्रमुख शिल्पी माने जाते हैं। मतलब अलग अलग विचारधाराओं वाले दलों को साथ लेकर सरकार चलाना, जिसे अक्सर गठबंधन धर्म कहा जाता है। हाँ, ये शब्द काफी इस्तेमाल होता है उनके लिए। बिल्कुल, ये उनकी एक बड़ी खूबी मानी जाती है। उनकी इसी क्षमता ने बीजेपी को केंद्र में सत्ता तक पहुंचाने और स्थापित करने में मदद की। तो उनकी विरासत का एक मुख्य सबक शायद ये है कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मजबूत व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान देकर जटिल गठबंधनों को सफलतापूर्वक चलाना संभव है, जो आज की राजनीति में भी प्रासंगिक है। और उनकी विदेश नीति, खासकर पोखरण और पाकिस्तान नीति का क्या असर रहा? उनकी विदेश नीति में एक तरह की दृढ़ता और लचीलेपन का मिश्रण दिखता है। पोखरण परीक्षणों ने भारत की सामरिक शक्ति को स्थापित किया, तो वहीं लाहौर बस यात्रा जैसी पहल ने शांति की इच्छा को दर्शाया। ये जो जटिल संतुलन है, ये उनकी विदेश नीति की पहचान है। और आर्थिक सुधारों को जारी रखना और स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी ढांचागत परियोजनाओं पर उनका जोर, ये भी उनकी स्थायी विरासत का हिस्सा है। उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और कई जगहों योजनाओं का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हाँ, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित करना हो, या रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखना, असम में बोगीबील पुल का नाम अटल सेतु करना, ये सब उनके प्रति एक सम्मान दर्शाते हैं। हालांकि जैसा हमने बात की, उनकी विरासत पूरी तरह से निर्विवादित भी नहीं है। गुजरात दंगों जैसे मुद्दे या कंधार कांड, इन पर उनकी भूमिका और फैसलों पर सवाल भी उठते रहे हैं। निश्चित रूप से। देखिए, किसी भी लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक करियर की तरह उनके कार्यकाल का मूल्यांकन भी अलग अलग दृष्टिकोणों से किया जाता है और किया जाता रहेगा। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक स्वीकार्यता बनाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उन्हें कई बहुत कठिन और विवादास्पद स्थितियों का सामना भी करना पड़ा। वो भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ट्रांजिशन पीरियड के प्रतीक हैं। तो आज हमने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डाली। उनके शुरुआती दिनों से लेकर 3 बार प्रधानमंत्री बनने तक का उनका लंबा सफर, उनकी सफलताएं, उनकी चुनौतियां, उनकी राजनीतिक शैली और उनकी स्थायी विरासत तक। हाँ, हमने देखा कि कैसे उन्होंने जनसंघ को खड़ा करने में भूमिका निभाई, फिर भाजपा के पहले अध्यक्ष बने, गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया, और पोखरण परीक्षण, कारगिल युद्ध, लाहौर पहल, संसद हमला, गुजरात दंगे जैसी जो निर्णायक घटनाएं थीं, उस दौरान देश का मार्गदर्शन किया। उनकी वाक्पटुता, उनकी कविताएं और उनकी वो आम सहमति बनाने की कोशिशें, ये सब भी हमारी चर्चा का हिस्सा रही। वाजपेयी जी ने अक्सर राजधर्म का जिक्र किया और बहुत अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों को साथ लाने का प्रयास भी किया। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में जब राजनीतिक मतभेद अक्सर बहुत कटु हो जाते हैं, क्या उनकी संवाद शैली से, विभिन्न विचारों को सुनने और साथ लेकर चलने की उनकी कोशिशों से कुछ सीखा जा सकता है, भले ही परिणाम हमेशा सफल न रहे हों? ये वास्तव में गहरा सवाल है, जिस पर आज के संदर्भ में विचार करना बहुत प्रासंगिक है। इस विस्तृत विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।